नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट अचीव करना है या आपके जो फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करना है, उसके लिए 10 जो आगे मैं बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट टिप्स आप फॉलो कर लोगे तो आप ज़रूर से अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाओगे। तो उसमें फर्स्ट जो टिप्स है वो है स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। ये आपको मैंडेटरी करना चाहिए। जितना भी आपका इनकम है उसमें से कुछ प्रोपोर्शन आपको सेविंग में डाइवर्ट करके ये सेविंग की हैबिट डेवलप करना चाहिए और एट जितनी हो सके जल्दी एज में वो स्टार्ट कर देना चाहिए। वो स्टार्ट करने से एक इम्पोर्टेंट जो रूल है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप इन्वेस्टेड रहोगे उतना आप कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसका बेनिफिट ले पाओगे, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इनकम पे इनकम वाला जो कंसेप्ट होता है वो आप अचीव कर पाओगे और उसमें आप उसका बेनिफिट जनरेट करके आप अपना अच्छा खासा फाइनेंशियल कॉर्पस जनरेट कर पाओगे। सेकेंड जो टिप है वो है बजट द बिग एक्सपेंसेस एंड स्पेंड ओनली इफ इट इज़ बजटेड। जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, जैसे आपको कोई कार परचेस करना है या कोई आप फॉरेन ट्रिप में जाना है या और भी कोई बड़े खर्चे आपके रह सकते हैं, बड़े खर्चे के लिए आपके पास स्टार्टिंग में ही प्लान होना चाहिए और प्लान के हिसाब से बजट होना चाहिए कहाँ से आप सोर्सेज ऑफ फंड लेके आओगे टू स्पेंड दैट बिग एक्सपेंसेस। अगर आपके पास बजट नहीं है तो विदाउट बजट आप कोई भी बड़ा खर्चा है उसको आप प्लान मत करो, उसको पहले बजट करो, प्लान करो, उसके बाद ही स्पेंड करो। ऐसे ही अनसर्टेनली या अननेसेसरी खर्चा करोगे तो आप अपना जो कॉर्पस है उसको खो बैठोगे और जो इन्वेस्ट करना चाहिए था वो इन्वेस्ट की जगह पे आप खर्चा कर दोगे और खर्चा करने से आपका कॉर्पस है वो जनरेट नहीं कर पाओगे। तो बड़े जो खर्चे हैं उसको प्लीज़ आप बजट करके ही खर्चा करिएगा। देन थर्ड है डोंट स्पेंड मनी टू शो ऑफ। ये इम्पोर्टेंट है। हम मिडिल क्लास फैमिलीज जो है काफ़ी ऐसा अभी ट्रेंड चल रहा है कि शो ऑफ के लिए बड़े बड़े खर्चे कर लेते हैं, जैसे होम डेकोरेशन या इंटीरियर डिजाइनिंग कर दिया, बड़ा फर्नीचर में खर्चा कर दिया या फिर कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट परचेज कर लिया, फॉरेन ट्रिप में चले गए या और भी कोई एक्सपेंसिव क्लोथ्स परचेज कर लिए। वो सब चीज़ जो है शो ऑफ के लिए जितना भी ज़्यादा खर्चा करोगे उतना आपके लिए डेंजरस है अगर आपकी इनकम वो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने या कोई बड़े बड़े मैरिज एक्सपेंसेस भी, मैरिज में भी आजकल बहुत बड़े बड़े खर्चे कर देते हैं और फिर उसके बाद फिर वो लोन भी ले लेते हैं। कभी कभी तो पर्सनल लोन लेके भी मैरिज में खर्चा कर देते हैं और लोन फिर रिपे करने के टाइम पे काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो वो चीज़ को आप अवॉइड करना है। बड़े बड़े जो जितने भी खर्चे हैं, बाइंग बिग कार है, कॉस्टली फॉरेन ट्रिप्स है, ये सब खर्चे हैं उसको आप शो ऑफ के लिए प्लीज़ आप खर्चे मत करो। आपका अगर इनकम प्रोपोर्शन में है तो ही आप स्पेंडिंग करो, अदरवाइज शो ऑफ के लिए कोई भी खर्चा नहीं करिएगा। फोर्थ पॉइंट है नेवर टेक पर्सनल लोन टू बाई लग्जरी। आपको कोई भी लग्जरी चीज़ ईएमआई पे परचेस नहीं करनी चाहिए। वो आप अपना एक स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करिएगा और उसको मैंडेटरीली फॉलो करना है, ताकि आप कोई भी लग्जरी चीज़ है जैसे मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई लैपटॉप है या फिर आपकी कोई भी लग्जरी हो सकती है, फॉरेन ट्रिप हो सकती है या कोई एक्सपेंसिव क्लोथ्स हो सकते हैं, वो उसके लिए आपको ईएमआई में खर्चा नहीं करना है और पर्सनल लोन तो बिल्कुल ही लेना नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट आप ज़रूर फॉलो करिएगा, लग्जरी के लिए आप कोई भी लोन नहीं लेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट है डोंट बाय होम बाय टेकिंग लॉन्गर टेन्योर ऑफ लोन। आजकल ये भी इम्पोर्टेंट है, बड़े बड़े घर परचेज कर लेते हैं और जो घर परचेज करने के लिए जो होम लोन लिया जाता है वो भी 20 ईयर्स 30 ईयर्स की ईएमआई पे ले लेते हैं। तो वो चीज़ आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि आप अपने नेक्स्ट 20 ईयर्स और 30 ईयर्स की जो कमाई है वो कमाई के लिए, वो कमाई आप अपना इन्वेस्टमेंट में डाइवर्ट करने के बजाय आप ईएमआई में पूरा स्पेंड कर दोगे और अपनी जो लाइफ है पूरी वो लाइफ आप अपना ईएमआई भरते रहोगे। तो बड़े बड़े जो एक्सपेंसिव होम और वो होम परचेस करने के लिए 30 ईयर्स 20 ईयर्स 25 ईयर्स की बड़े बड़े टेन्योर वाली लोन, प्लीज़ होम लोन भी, मैं होम लोन भी मना कर रहा हूँ क्योंकि वो बड़े बड़े होम लोन काफ़ी आपको एक्सपेंसिव हो जाती है अगर उसका टेन्योर बहुत लंबा है तो।
देन 6 पॉइंट है वो है योर इनकम मस्ट इंक्रीज मोर देन द इन्फ्लेशन रेट। जैसे इंडिया में आज के डेट में इन्फ्लेशन रेट समझो 7% है, तो आपका इंक्रीमेंटल जो आप जॉब में हो या अपनी कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है, उसमें आपका जो नेक्स्ट ईयर का जो भी आपकी इनकम रहेगी, एटलीस्ट आप 7% मोर देन 7% आपको इंक्रीमेंट या अपना इनकम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन से मीट नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी जो पर्सनल स्किल है उसको शार्पन करना है। आपको कोई ट्रेनिंग कोर्सेज उसमें स्पेंड करके अपना स्किल जो है वो डेवलपमेंट करिए, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अचीव करके आप अपना जॉब या बिजनेस या प्रोफेशन में कैसे अपनी इनकम इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रेट से बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ सोच के उसमें आप खर्चा करके वहाँ से अगर इनकम अर्न करोगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो अर्निंग रहेगा वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा और इन्फ्लेशन के हिसाब से आप अपना अर्निंग्स को भी मैच कर पाओगे। देन 7th पॉइंट है वो है डेवलप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल आप कोई भी एक ही सोर्स जो है इनकम सोर्स उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मल्टीपल इनकम के सोर्सेज आपके पास मैंडेटरी होने चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद ही कमाओगे और खुद ही खर्चा करोगे तो आपका कभी हेल्थ का इश्यू हो गया, आप पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप अगर काम पे नहीं जा सकते हो, उस टाइम पे जो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अगर आपने डेवलप कर लिए हैं तो वहाँ से आपके जो ब्रेड एंड बटर है, जो मिनिमम जो खर्चे हैं उसको मिटिगेट करने के लिए आपके पास सरप्लस फंड अवेलेबल रहेगा। और अपना उसके मिटिगेट करने के लिए आपको जो मेन जो कॉर्पस है उसको चुना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर से फॉलो करिएगा। अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो टाइमली करते रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट जैसे होता रहेगा तो वहाँ से इनकम जनरेट होगी, तो वो मल्टीपल सोर्सेज वाली जो इनकम है उससे आप अपने कोई इमरजेंसी है उसमें आप मिटिगेट कर पाओगे। देन 8th पॉइंट है वो बाय एसेट डोंट बाय लायबिलिटी। ये डिफरेंस आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसको एसेट बोलेंगे किसको लायबिलिटी बोलेंगे। एसेट मतलब कि the asset is the things or any article whose value appreciate। अगर कोई भी चीज़ का अगर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आप जब फाइनली आपको आज परचेज किया, कल आप बेचने जाओगे या 1 साल बाद बेचने जाओगे, तो उस टाइम पे आपको हायर वैल्यू मिलना चाहिए। अगर आपको हायर वैल्यू वो चीज़ का मिल रहा है तो उसको हम लोग एसेट बोलेंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एसेट के डेफिनेशन में, वो है विच कैन जनरेट इनकम फॉर यू। तो एसेट होता है, तो एसेट आपके लिए, जैसे आपने कोई फ्लैट परचेज कर लिया इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, तो नेचुरली फ्लैट की वैल्यू इंक्रीज भी होती है और फ्लैट आपको रेंटल इनकम भी देता है, तो वो उसको हम लोग एसेट बोलेंगे। अगर आपने कार परचेज कर लिया तो कार की आपको पता है वैल्यू 1 साल बाद 2 साल बाद उसको रिडक्शन ही होता है, और कार से आप कोई इनकम जनरेट नहीं कर पाओ, कार इज़ ओनली फॉर योर पर्सनल यूज़। तो वो चीज़ अगर आपको डिफरेंस समझना है, कौन सी चीज़ एसेट है आपके लिए, कौन सी चीज़ आपके लिए लायबिलिटी है, वो आइडेंटिफाई करके अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा या अपना खर्चा को करिएगा। एसेट को परचेज करोगे आप तो आप डेफिनेटली उसके वैल्यू में एप्रिसिएशन भी मिल सकता है और वहाँ से इनकम भी आप जनरेट कर पाओगे। देन 9th और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आजकल वॉलेटाइल मार्केट में ये चीज़ इम्पोर्टेंट होता है कि अपना पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है या कॉर्पस है उसको एक ही जगह पे पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एसेट है उसमें ना इन्वेस्ट करते हुए अपना वेराइटीज़ जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जैसे आपको गोल्ड है, रियल एस्टेट है, स्टॉक मार्केट है, फिर स्टॉक मार्केट में भी क्रिप्टो करेंसी है या और गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, वो चीज़ जो है उसमें आपको वेरियस अपने कॉर्पस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए और अपना पूरा जो पोर्टफोलियो है कॉर्पस है उसको डाइवर्सिफाई करके हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन आप इन्वेस्ट करिएगा, ताकि कोई, आपको पता है हर 6 महीने में 1 साल में ये मार्केट की कंडीशंस चेंज होती रहती है। आज पर्टिकुलर गोल्ड का प्राइस ज़्यादा है तो कल दूसरा कोई स्टॉक मार्केट में भी हाइक हो सकता है या फिर रियल एस्टेट में भी इंक्रीमेंटल आ सकते हैं। तो वो सारा के चेहरा, कोई भी एक चीज़ अगर चली नहीं तो उसमें अगर लॉस हो गया तो दूसरे इनकम के सोर्सेज या दूसरे इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज जो आप अच्छे इनकम अर्न कर पाओगे अगर आपने डाइवर्सिफाई किया है तो।
अगर डाइवर्सिफाई नहीं किया है तो एक ही चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे और वहाँ से लॉस हो गया तो आपका कॉर्पस को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और उसको फिर आप रिकवर नहीं कर पाओगे। देन 10th और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टेक इंश्योरेंस टू कवर योर अनसर्टेनिटीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल सब चीज़ में अनसर्टेनिटी, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर आपका जो आपका बिजनेस है या प्रोफेशन है या ऑफिस है या आपका होम है उसका भी फायर है या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होते हैं, और भी बहुत सारे लाइफ का इंश्योरेंस है। अब टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो टर्म लाइफ तो वो भी अर्निंग मेंबर्स, अगर आप इम्पोर्टेंट अर्निंग मेंबर हो तो आपने इंश्योरेंस के जितने भी है, इंश्योरेंस इज नथिंग बट हेजिंग ऑफ रिस्क। आप अपने जो रिस्क है उसको हेज कर रहे हो, और ये आज के डायनेमिक इसमें एनवायरनमेंट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता नहीं, आपने अगर इंश्योरेंस ले रखा है तो वो अनसर्टेन हेल्थ के इश्यू हो गए हैं या आप अपना कोई फैमिली मेम्बर को खो दिया तो उस चीज़ को आप मिटिगेट करवाओगे, और जो सर्वाइविंग मेंबर्स रहेंगे उनको एटलीस्ट कुछ सपोर्ट मिल सकता है वहाँ से लाइफ इंश्योरेंस के रिकवर करके। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने जो भी रिस्क है, रिस्क को इंश्योरेंस के जरिए आप अपना कवर कर लीजिएगा, और वो हिसाब से फिर आप इंश्योरेंस लेके चलिए ताकि कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं आए, और अनसर्टेनिटी आए तो भी उसको आप इंश्योरेंस के थ्रू मिटिगेट कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये 10 इम्पोर्टेंट टिप्स आपको फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको इम्पोर्टेंट और यूज़फुल लगा होगा। तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर भी करिएगा, और फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के इसमें, ताकि उनको भी पता चले। और ये चीज़ अगर आप फॉलो कर लोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप डेफिनेटली अपना अच्छा खासा कॉर्पस भी जनरेट कर पाओगे और अपना पर्सनल फाइनेंशियल गोल को भी अचीव कर पाओगे।